हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट से, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ऑलरेडी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो पर देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और खासकर हर एक लेसन को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो। तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को, जहां पे मैं ऑलरेडी मनी मार्केट को डिस्कस कर चुका हूं। अब हम समझेंगे इस वीडियो में कैपिटल मार्केट को। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट होता क्या है। अगर मैं मनी मार्केट वापस थोड़ा सा समराइज करवाऊं आप लोगों को, तो आप लोगों को याद होगा मनी मार्केट वो मार्केट थी जहां पे हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात करते थे, यानी कि एक साल से कम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कैपिटल मार्केट ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट भी समझेंगे, साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कैपिटल मार्केट्स को। कैपिटल मार्केट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कैपिटल मार्केट का अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म, जहां पे ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर लॉन्ग टर्म फंडिंग, जहां पे हम लॉन्ग टर्म फंडिंग के बारे में बात करते हैं थ्रू बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे हम इक्विटी को भी देखते हैं और साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखते हैं। इक्विटी में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे शेयर मार्केट है ना, तो वो सब इक्विटी का पार्ट बन जाता है। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात भी करते हैं, सोर्स्ड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। और यही नहीं, हम यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की बात भी कर रहे हैं और साथ साथ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात भी करते हैं, है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक डोमेस्टिक मार्केट, सिर्फ एक नेशनल या फिर डोमेस्टिक मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में भी समझेंगे। तो हमने ये समझा कि एक तरह से कैपिटल मार्केट होता क्या है। अगर मैं इसको भी समझाऊं इजी लैंग्वेज में, तो शॉर्ट जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस से डील करती है, लॉन्ग टर्म इक्विटी से, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और जहाँ पे हम डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी स्टडी करेंगे और लेके चलेंगे साथ साथ। मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे जो मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में बाय चैनलाइजिंग सेविंग्स, ताकि जो भी सेविंग्स है उसे चैनलाइज किया जा सके फॉर फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स टुवर्ड्स प्रोडक्टिव यूजेस। क्योंकि हम सब जानते हैं चाहे वो मनी मार्केट हो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, क्योंकि दोनों पार्ट किसके हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। और हमने फाइनेंशियल मार्केट में एक चीज डिस्कस की थी कि जहां पे हम सरप्लस अमाउंट को सही जगह लगाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक इंडिविजुअल है वो चाहता है कि उसका बचाया हुआ पैसा ग्रो करे एक अच्छे रेट से, और वो अच्छे रेट से ग्रो कब करेगा, जब वो उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करे चाहे वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे। और उस इन्वेस्ट किए पैसे से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पैसे को फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और उसे एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ दिलाने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर कोई अगर इनिशिएटिव लेना है उसके लिए भी उस पैसे को यूज वहां पे वो कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आती है। इसके बाद क्या आता है, फंक्शन इज फैसिलिटेटेड थ्रू सेवरल मीन्स। अब ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से जो है फैसिलिटेट किया जाता है। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, द इशुएंस ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज, यानी कि हम यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं इन द प्राइमरी मार्केट में। और मैं आपको समझाऊंगा प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था पिछली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के टाइप समझा रहा था कि जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर में दो ही पॉइंट समझने होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट को, दूसरा सेकेंडरी मार्केट को, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉम सरप्लस सेक्टर्स टू डेफिसिट सेक्टर। तो इसका काम क्या होता है, जो भी सरप्लस सेक्टर्स हैं यानी कि जिनके पास अंधा पैसा है उसे कहां तक पहुंचाना, डेफिसिट सेक्टर में, उन सेक्टर्स में जहां पे पैसे की कमी है, लाइक गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एंटाइटीज। चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, यानी कि जब गवर्नमेंट की जरूरत होती है पैसे की तो गवर्नमेंट भी लोगों से उधार पैसा ले सकती है, और जब एंटाइटीज
को, बिजनेस एंटाइटीज को या फिर कॉर्पोरेट एंटाइटीज को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भी लोगों के सामने अपने शेयर्स को इशू करके, इक्विटीज को इशू करके पैसा मांग सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, द इशुएंस ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटीज। हम यहाँ पे सेकेंडरी सिक्योरिटीज को भी इशू करते हैं, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जो एक बार इशू हो चुकी है उसे री इशू, दोबारा इशू कर सकते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉम सरप्लस सेक्टर्स टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जहां पे हम सरप्लस सेक्टर से फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, सच एज बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जहां पे क्या आएंगे, बैंक्स सकते हैं और नॉन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ट्रांजैक्शंस इन द सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्विंग आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी। तो ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज को लेके होंगी, विच इनहेंस लिक्विडिटी, जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को इनहेंस करती है। लिक्विडिटी इनहेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन चाहता है कि मैं अपना पैसा ऐसे एसेट्स में लगाऊं जिसको, जो हाई लिक्विड हो, ताकि मुझे जब जरूरत पड़े उस पैसे की, जब मुझे नीड हो तो हम उस पैसे को निकाल पाएं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी हम एक पैसे को एफडी में रखवा देते हैं या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो एक लॉक इन टाइम पीरियड के लिए होता है, तो हम कई बार पछताते भी हैं, है ना, मन में रिग्रेट भी होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो, कि अरे अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, ठीक है, मुझे कोई एसेट बाय करनी है, मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, हम उस फंड को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लॉक इन पीरियड के अंदर है, उस टाइम से पहले वो फंड हमारे लिक्विड नहीं हो पाएगा। वही चीज यहाँ पे है कि जब सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज आती हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए ईजी होता है अपना पैसा उस एसेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इजीली वहां से अपना पैसा विड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब इसके बाद समझते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास 11 फंक्शंस हैं कैपिटल मार्केट के, जो हमें फटाफट डिस्कस करने हैं, जो डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, मोबिलाइजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग्स टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने पैसा बचाया है, लॉन्ग टर्म सेविंग करी है, कई बार आपने देखा होगा ना, लोग जो हैं लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं डिसिप्लिन के अंदर रहकर, तो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और वेल्थ क्रिएशन के लिए ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ही दिखता है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, मोबिलाइजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग, यानी कि जो भी हमने लॉन्ग टर्म में पैसा बचाया है टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझते हैं, यहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, वही चीज यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइडिंग रिस्क कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। हम यहाँ पे रिस्क कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, किसकी फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में, और क्वेसी इक्विटी टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और क्वेसी इक्विटी की फॉर्म में एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती रहती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस के डेली बेसिस पे खर्चे के लिए, या फिर कुछ अगर इनिशिएटिव लेना है उसके लिए। तो ऐसे केसेस में वो पैसा कहाँ से आता है, लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो सेविंग लोगों की है वो सेविंग एंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है, ताकि उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक ग्रोथ दिला पाएं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कैपिटल मार्केट का, एनकरेजिंग ब्रॉडर ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। जो भी प्रोडक्टिव एसेट है उसके अब ज्यादा ओनर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रिलायंस कंपनी की शेयर्स ले लिए, अब मैं कहीं ना कहीं उसका क्या हो गया हूँ, ओनर हो गया हूँ, है ना। चाहे मैंने कुछ ही शेयर क्यों ना ली हूँ, बट मैं एक ओनर हूँ, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड का हिस्सा भी मुझे मिलेगा। अगर उस शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, वो कंपनी ग्रो करती है, तो मुझे कैपिटल गेन से भी बेनिफिट मिलेगा। वही सेम चीज यहाँ पे। तो ऐसा हम किसी भी कंपनीज में, जो अच्छी कंपनी है, रिस्पेक्टेड कंपनी, अगर हम पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2 तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन यानी कि जब उस एसेट के यानी कि उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा, अगर वो कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है तो डिविडेंड के तौर पे भी हम पैसा वहां पे कमा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, ऑफरिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑफर होती है बाय अनेबलिंग इन्वेस्टर टू सेल फाइनेंशियल एसेट, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब मर्जी अपने फाइनेंशियल एसेट को सेल कर सकते हैं। और ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हर टाइम
स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर कैपिटल मार्केट के अंदर खरीदार मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से बेनिफिट किसको मिलता है? वो मिलता है जो भी वहाँ पे एसेट्स को बाय या सेल कर रहे हैं, या फिर खासकर जो इंडिविजुअल या फिर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट। जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट है या फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है ना। जब इजी हो जाते हैं मेथड्स या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना, तो धीरे धीरे ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट है, और आजकल आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन, शेयर की इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ रही है ना, यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट भी होता है, इसलिए सेबी जो है वो बहुत सारे रेगुलेशंस लगाती है ऐसी वीडियोस के ऊपर भी। इस तरह देखा होगा ना कि हमेशा एक डिस्क्लेमर आता है जब भी कोई पर्सन किसी शेयर के बारे में बताता है या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट एसेट के बारे में बताता है कि भाई ये सब चीज़ें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि किसी के कहने पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। इन्वेस्टमेंट में खुद सोच समझ के और उस पर्टिकुलर एसेट्स के फंडामेंटल्स को समझ के ही करनी होती है, क्योंकि पैसा एक सिंपल सी बात है, आपका है या मेरा है, तो उसको मैं देखूंगा क्योंकि वो मेरी हार्ड अर्न मनी है, मैं देखूंगा उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कोई और पर्सन मुझे नहीं बताएगा कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। इसलिए देखा होगा आपने कि लोगों की एनालिसिस के बाद हमें खुद भी एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं भी खुद भी एक तरह से उसके फंडामेंटल्स को देखता हूँ, ताकि इन्वेस्टमेंट इजी तरीके से हो पाए और ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व ना हो। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है? इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। हम कैपिटल एलोकेशन के अंदर एफिशिएंसी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म, कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म के जरिए। इसके बाद सेवन पॉइंट क्या आता है? फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनेबल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिलनी चाहिए जो एक तरह से इजीली अवेलेबल हो। दूसरी बात, जो लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर पाए, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट करे लेकिन डिसीजन लेके, एक अच्छा डिसीजन लेके, एक सही इंफॉर्मेशन के बेस पे, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएँ टाइम पे, री इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और एसेट होल्डिंग कर पाएँ। इसका मतलब हम सब ये सारे काम करते रहते हैं मार्केट के अंदर। कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं। अगर मान लो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, ठीक है, या फिर कोई स्टॉक जो है या फिर जो कंपनी है उसका डाटा गलत आ गया, या फिर रिजल्ट बेकार आया, क्वार्टर का रिजल्ट बेकार हो गया, फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं रहे उस कंपनी के, तो हम कई बार उस एसेट से डिसइन्वेस्टमेंट भी करते हैं टाइम पे। क्योंकि जितना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही जरूरी होता है उस इन्वेस्टमेंट से टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कई बार कि आपने देखा कि फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे तो आपने अभी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया कि जब फ्यूचर प्राइस नीचे आएंगे तो मैं वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा, तो री इन्वेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा हम एसेट होल्डिंग, यानी कई बार हम अगर हमारे पास अच्छे एसेट्स हैं तो हम उसे होल्ड भी करते हैं ताकि वो हमें एक बेहतर प्राइस देके जाए, एक बेहतर प्रॉफिट बना के देके जाए। एट्थ पॉइंट क्या आता है? अनेबलिंग क्विक वैल्यूएशन। हम क्विक वैल्यूएशन कर सकते हैं ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, बोथ इक्विटी एंड डेट, चाहे वो इक्विटी के अंदर आती हो चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती हो। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। हमें इंश्योरेंस ही मिलता है अगेंस्ट मार्केट, मार्केट के अगेंस्ट एंड प्राइस रिस्क थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, और या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड जो होते हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर। इसके बाद एक चीज़ मैं एक और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहूँगा, बाई रेगुलेशन भी तो होता है। जैसे सेबी है, वो इंडिया के अंदर क्या करती है? स्टॉक मार्केट को या फिर डेरिवेटिव मार्केट को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है ताकि किसी भी पर्सन का, खासकर इंडिविजुअल या फिर रिटेल ट्रेडर का लॉस कम से कम हो, उसे कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद 10th पॉइंट क्या आता है? प्रमोटिंग वाइडर पार्टिसिपेशन। और एक पॉइंट आता है कि वाइडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे इंडिया में आज आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट को लोग सट्टा बाजार की तरह देखते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आपने कोई चीज़ सही तरीके से सीखी है तो आप वहाँ से वेल्थ बना लोगे। पर आपने अगर कोई चीज़ सही तरीके से नहीं सीखी है, आप गैम्बलिंग करने उतरे हो, ट्रेडिंग करने उतरे हो बिना मार्केट को समझे, बिना ट्रेडिंग को समझे, तो वो चीज़ आपको पक्का लॉस हो जाएगी, है ना। बहुत से लोग ऐसे हमने सुने हैं कि लोग जो है ट्रेडिंग के अंदर सुसाइड कर लेते हैं, अभी भी बहुत से केसेस ऐसे आए। तो मेरा मानना है कि रिस्क एपेटाइट आपको जरूर, मतलब किसी पर्सन को जरूर रखना चाहिए, उसके हिसाब से उसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। या फिर मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, है ना।
तो वही चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे टॉप की इकोनॉमीज को, जैसे यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए में 90% ट्रेडर हैं। इंडिया में अब ट्रेडर्स बढ़ गए हैं क्योंकि कोविड के बाद से ना चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं, इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है ऑनलाइन, तो अभी भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गैम्बल करते हैं। खासकर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो इन चीज़ों में क्या बोलते हैं, घुस जाते हैं बचपन से ही, मतलब थोड़े बड़े हुए नहीं, ट्रेडिंग करना सीख गए, कभी पेरेंट्स के पैसे डुबा दिए, कभी किसी और के पैसे डुबा दिए, कभी लोन लेके पैसे डुबा दिया। तो वो सब चीज़ें खतरनाक साबित होती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो प्रमोटिंग वाइडर पार्टिसिपेशन बाय इंक्रीजिंग नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग के जरिए, नेटवर्किंग इंस्टीट्यूशंस के जरिए वाइडर पार्टिसिपेशन होता है एंड इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट के जरिए। इसके बाद 11 पॉइंट क्या आता है, एंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी एंश्योर की जाती है थ्रू सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन की, जो ट्रांजेक्शन उसे सिंप्लीफाइड कैसे किया जाए, प्रोसीजर्स बहुत सिंपल हो, रिड्यूस्ड सेटलमेंट, सेटलमेंट जो टाइम है वो रिड्यूस हो, यानी कि जल्दी से जल्दी में जो भी ट्रांजेक्शन किया वो सेटल हो जाए, एंड लोअर ट्रांजेक्शन कोस्ट, और साथ साथ जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है वो कम से कम आनी चाहिए, तभी लोग जो है वो इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे कैपिटल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ समझी कैपिटल मार्केट के अंदर कि कैपिटल मार्केट होती क्या है, उसके मेजर 3 पॉइंट्स, फिर हमने क्या समझे उसके 11 फंक्शंस। अभी भी इसके टाइप बाकी हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में, आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर कर देना जिन बच्चों एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, या फिर अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो से किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन मिले तो वहां पे भी शेयर कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स खोले हुए हैं, कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मटरम बोर्ड के सामने से।